नमस्कार। रायबरेली के अपनी तैनाती के दरमियान जो घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन मैं कर रहा हूं पिछले 2-3 दिन से। आज एक और ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जो घटना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे का गैंग है वो बहुत बड़ा है। 21/22 मई की रात सन 2013 में रायबरेली के बहुत बड़े ज्वेलरी शोरूम गीतांजलि ज्वेलरी शोरूम में एक चोरी हुई। कहने को तो चोरी है, चोरी किसी भी तरह की चोरी हो, छोटी या बड़ी, सामान्य चोरी है। पुलिस का काम है चोरी के बारे में पता करना, माल बरामद करना, चोरी में जो लोग संलिप्त रहे हैं उनको गिरफ्तार करना। हर तरह की चोरी, साइकिल चोरी, स्कूटर चोरी, छोटे मोटे सामान की चोरी या गीतांजलि शोरूम की चोरी, सब बराबर है। ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी जिनका जिक्र यहाँ एक एपिसोड में किया जाए। लेकिन इस चोरी से बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को भी मिला। 22 मई को मुझे एक पर्सनल अपीयरेंस में हाई कोर्ट जाना था। मैं रायबरेली से थोड़ा जल्दी, क्योंकि 10 बजे कोर्ट के सामने उपस्थित होना था, तो मैं कोई 8, सवा 8 बजे ही निकल गया रायबरेली से हाई कोर्ट लखनऊ के लिए। लखनऊ से 10 किलोमीटर पहले ही मैं पहुंचा था कि मेरे क्षेत्राधिकारी पंकज पांडे ने मुझे बताया कि साहब यहाँ गीतांजलि शोरूम में चोरी हो गई। मैंने कहा कैसी चोरी हुई? उनका सब बड़ी चोरी हुई है और सब कुछ ले गए। गीतांजलि शोरूम का ज्ञान मुझे भी था, क्योंकि जब आप लखनऊ से इलाहाबाद जाने लगें और रायबरेली से जो सीधी रोड जाके अल्टीमेटली दाहिने मुड़ती है इलाहाबाद के लिए, थोड़ी दूर आगे चल के दाहिने हाथ पे एक नए बहुत बड़े शोरूम में गीतांजलि ज्वेलर्स का शोरूम है। गीतांजलि चेन ऑफ सीरीज़ है जो देश भर में अलग अलग बड़े ज़िलों में बड़े बड़े ज्वेलरी के शोरूम जिनके हैं। हर ज़िले में उनके अपने फ्रेंचाइजी हैं। जो लोकल कारोबारी हैं वो गीतांजलि की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और उनसे ही सामान लेते हैं और उनको बेचते हैं। मैंने मालिक का नाम पूछा, उन्होंने मालिक का नाम बताया। 8, 10, 15 मिनट में मालिक का भी फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा साहब मैं भी तैयार हो रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ, शोरूम पहुँचने का टाइम हो रहा है, अभी जाके देख के बताता हूँ कितनी चोरी हुई है। मैंने बताया कि सीईओ ने ये बताया है कि उसमें काफ़ी सामान, उसका सारा सामान खाली हो गया है। बोले हाँ सर, देख के बताता हूँ, बाकी सब तो कैश चेस्ट में रहता है, बाहर थोड़ा बहुत सामान था, मैं पहुँच के बता पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके बाद कोर्ट में चला गया। आप जानते हैं कोर्ट रूम में जाने से पहले आपको अपने मोबाइल स्विच ऑफ करने होते हैं, या अपना मोबाइल बाहर अपने आपके साथ जो आपका पीएसओ या गनर है आप उसको दे दें। इम्पॉर्टेंट कॉल वो अटेंड करता रहे, और अगर कोई सीनियर अफसर की कॉल आए तो उसको बता दे कि साहब हाई कोर्ट में फलां कोर्ट नंबर में पर्सनल अपीयरेंस में आए हुए हैं। इसी बीच में कई फ़ोन आए होंगे। मैं कोर्ट की प्रोसेस ख़त्म करके करीबन 12:30 बजे बाहर निकला, तो मेरे गनर ने, जिसके पास मेरा ऑफिशियल फ़ोन था, उसने बताया कि साहब जौनपुर के व्यापार मंडल के तमाम लोगों के फ़ोन और गीतांजलि शोरूम के मालिक का फ़ोन भी कई बार आ चुका है। मैं बाहर निकला, गाड़ी पे बैठा, मैंने फ़ोन मिलाना शुरू किया। पता ये लगा कि साहब बहुत बड़ी चोरी है, कई करोड़ की चोरी हो गई है। लोग गैस कटर लेके आए थे और शोरूम के भीतर रखी हुई उनका जो चेस्ट है, उनका जो तिजोरी है बड़ी, उसको गैस कटर से काट के उसमें रखा हुआ सारी ज्वेलरी वो ले गए, जिसमें हीरे के सेट ज़्यादा संख्या में, बाकी सोने के सेट थे, चांदी का कोई सामान उसमें नहीं था। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे सामान, बहुत छोटे से, वो जो बस्ट में लगा के रखे होते हैं,
वो बाहर शोरूम में लगे हुए थे, उनको भी उठा के ले गए हैं। थोड़ा बहुत पैसा जो कैश का उस दिन का उनके ड्रॉयर में रखा था वो भी ले गए हैं। इतनी देर में मालिक का भी फ़ोन आ गया। मैंने पूछा तो उसने कहा साहब हम तो लुट गए, हम तो ये हो गए, हम वो हो गए। क्या हुआ? बोले साहब वो तो चेस्ट को ही काट दिया उन्होंने, जिस चेस्ट के लिए मैं सुबह आपसे इतने इत्मीनान से कह रहा था कि मैं जाके बताऊंगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन था कि कोई कितना भी बड़ा चोर हो, कोई कितने भी बड़े औजार लेके आए, उस तिजोरी को नहीं काट सकता जो मैं बम्बई से लाया था। खैर बातचीत होती रही। उसके बाद मैं पहुंच गया रायबरेली और सीधे घटनास्थल पर गया। काफ़ी भीड़ थी। व्यापार मंडल के लगभग सारे पदाधिकारी जो शहर के थे वहाँ मौजूद थे, पुलिस वाले थे। जाके भीतर देखा तो बिल्कुल मंजर अजीब सा था। शोरूम के मुख्य दरवाजे से भीतर जाके बाएं हाथ की तरफ जाने पर एक छोटा सा एंटी रूम टाइप बना था, जहाँ पर हो सकता है उनके मालिक या और जो लोग आते हैं वो ऑफिस का काम करते थे। एक मेज़ लगी थी और उससे भी आगे जाने पर एक बहुत तंग सी छोटे से रास्ते के बाद बाएं हाथ की तरफ उनका चेस्ट रखा हुआ था। तिजोरी रखी थी, 2 बड़ी बड़ी तिजोरियाँ थीं, बहुत मोटे लोहे की। उनको हत्थे के पास गोलाई में गैस कटर से काटा गया था, जहाँ हैंडल होता है। जैसे ही उस जगह पूरे प्लेट को, बहुत मोटी प्लेट का वो था, और उसको काट दिया, हत्था उससे अलग हो गया, तिजोरी खुल गई और उसमें अलग अलग जो सामान रखा गया था वो निकाल लिया गया। मैंने पूछा कि सीसीटीवी? बोले हाँ साहब सीसीटीवी सब जगह लगी है, कैश तिजोरी के रास्ते में भी लगी है, बाहर शोरूम में भी लगी है, बाहर रास्ते में भी लगी है, और एक कैमरा फ्रंट को फेस करके भी लगा हुआ है। लेकिन फ्रंट फेस वाले कैमरे में रात में कुछ आकृतियाँ सी दिखाई दे रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। भीतर का सीसीटीवी कैमरा चालू था। इन लोगों ने भीतर आते ही पहला काम किया है, उन कैमरों पे कपड़ा फेंक दिया है, और कपड़ा फेंकने के बाद उन्होंने उसके कनेक्शन को ढूंढा है और बाद में कनेक्शन उसका काट दिया है। लेकिन कपड़ा फेंकते समय, हालांकि मुंह में रुमाल या मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे, वो तस्वीर अच्छी आई हैं, 4 या 5 अच्छी तस्वीरें आई हैं और बिल्कुल क्लियर हैं, भीतर की हैं। हाई रेजोल्यूशन का कैमरा था। चूँकि ये शोरूम ही नया था, शोरूम हमारे ख्याल से 2 साल या 3 साल पहले खोला गया था, तो इसलिए मॉडर्न शोरूम जैसे पुराने ट्रेडिशनल सोनार की दुकान वाले होते हैं वैसा नहीं था। बहुत बड़ा हॉल, ऊंचाई पर बना हुआ है, तो लगभग फर्स्ट फ्लोर में, नीचे की फ्लोर और उसके बाद अंडरग्राउंड भी फ्लोर उसका था। तो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ बड़ा भव्य शोरूम था। सीसीटीवी कैमरों पे जो कपड़ा पड़ा था वो वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा वो छोड़ के गए थे। कपड़े भी उन्होंने अपने नहीं डाले थे कि अपने अंगोछे या किसी और चीज़ से, जो उनके यहाँ बाहर जितने भी कूड़े में या अदरवाइज़ भी ख़राब कपड़े मिले होंगे या उनको पहले से इकट्ठा करके रखा होगा, तो वही कपड़े थे, उसी गंदे कपड़े को उसके ऊपर डाल दिया था, जिससे उनकी कहीं कहीं, जैसे पहले कैमरे पे घुसते ही जो सामने का कैमरा है पहले उस पर डाला, इस बीच में कुछ लोग ऐसा लग रहा है उसके कनेक्शन को ढूंढ रहे थे, फिर उसके बाद वाले कैमरे पर डाला, और फिर एक करीब 5 मिनट के बाद उनको कनेक्शन उसका मिल गया जो उन्होंने काट दिया, तार काट दिया, और उससे पता लग गया कि ये कैमरे कहीं के नहीं चल रहे होंगे। मैंने पूछा कि ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे थे? तो एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी की वो तिजोरियाँ थीं, बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा साहब इसका डेमो देखने में बम्बई गया था। बम्बई में एक जगह का नाम बताया, उन्होंने कहा साहब वहाँ उन्होंने डेमो दिखाया, और एक क्रेन से ज़मीन से कोई 20 फीट ऊपर उठा के वहाँ से इन्होंने कई बार इस तिजोरी को ज़मीन पर पटका, इतनी ऊंचाई से, लेकिन उस पर ज़रा सा भी खरोंच नहीं आई, उसका ताला नहीं खुला, कहीं से वो हिला नहीं। और फिर उसके बाद छेनी हथौड़ी से उसके हैंडल पे और आसपास तेज़ वार करके भी उसको तोड़ने की कोशिश की और नहीं टूटा। इससे मैं बिल्कुल मुतमईन था, इससे मैं बिल्कुल विश्वस्त था कि कुछ भी हो जाए इस तिजोरी को तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो तिजोरी का मूल्य भी करीब करीब 5.5 लाख रुपए उसने बताया,
जो वो अदा करके बम्बई से आया था, और बम्बई से फिर उसको उससे किसी साधन से, कंपनी ने ही, बहुत बड़ी कंपनी है, नाम लेना उचित नहीं है, तो वो वहाँ से भिजवाया था, और उसके बाद इन्होंने अपने शोरूम का उद्घाटन किया था। घटना गंभीर थी। ये हुआ कि आप जोड़ के बताइए, तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से, यानी गीतांजलि ज्वेलर्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ से सामान ये लेते हैं और उसका हिसाब रखते हैं एक एक सामान का, वो जोड़ घटा के, और अगले दिन दोपहर तक उन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए का सामान जाना बताया। आप सोचें 2013 की बात, आज से 7 साल पहले 4 करोड़ काफ़ी मायने रखता था। ज़्यादातर सामान उसमें हीरे के थे। एक कंप्यूटराइज्ड लिस्ट उन्होंने बताई कि साहब हमारा ये सामान गया है। भारी गहने थे उसमें, और कई प्रकार के ऑर्नामेंट्स है, जो मॉडर्न ऑर्नामेंट्स आजकल चलते हैं, शादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लड़के लड़की की शादी में देने के काम आते हैं, ऐसे सेट उसके की लिस्ट उन्होंने सौंप दी। बड़ी भारी चुनौती थी, और गैस कटर से होने वाली चोरी रायबरेली के लिए एकदम नई थी। पहला काम तो ये किया गया कि लखनऊ भेज के जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वहाँ से पता किया कि गैस कटर से तिजोरी को काट के चोरी करने की कितनी घटनाएं हुई हैं, जो पिछले 2-3-4 सालों की बात पूछी गई। तो उससे ये निकल गया है कि आसपास के ज़िलों में, कानपुर में 2010 में करीब 8 करोड़ के गहने चोरी हुए थे। 27 मार्च 2013 को थाना कैंट में होली का दिन था, होली के एक दिन बाद का दिन था, और वहाँ भी एक बड़े शोरूम में इसी तरह गैस कटर काट के लगभग 4 करोड़ का सोना गया था। और इन्हीं दोनों के बाद, चूँकि ये दोनों पहले के थे, एक मार्च का था और दूसरा वर्ष 2010 का था, तो इन्हीं दोनों के सीक्वेंस में ये पता लगा कि एक इसी तरह की चोरी पटना में भी हुई है। पटना में 17 अप्रैल 2013 को थाना कदम कुआं, पटना में एक ज्वेलरी शोरूम में इसी तरह कैश, इसके तिजोरी को काट के और शटर को गैस कटर से काट के लगभग 3 करोड़ की ज्वेलरी चली गई थी। इससे ये पता लगा कि ऐसा गैंग जो घुमंतू टाइप का है, या जो घूमता रहता है लेकिन इस चीज़ का एक्सपर्ट है, संभवतः ये उसका काम होगा। ऐसे में चुनौती और ज़्यादा बड़ी हो गई थी। सभी जगह से 2013 की घटना कैंट की थी और 2013 की ही कदम कुआं की थी। 2010 की घटना कानपुर की थी, तो कानपुर से और वहाँ से लखनऊ से सूचना इकट्ठा की गई, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए, और जो प्रकाश में आए 2010 में, और कानपुर में 2010 में जो प्रकाश में आए, उनके बारे में जानकारी की गई। करीब 15-20 दिन बाद जब सभी लोग वापस आ गए, तो ये पता लगा कि झारखंड के साहिब दूसरा गैंग है जो केवल मोबाइल शॉप्स को काटता है और केवल मोबाइल शॉप की दुकानों पर की चोरी करता है। इस तरह से उन्होंने अलग अलग कैटेगरी बताई, और थाना राधानगर में, जहां आप जैसे ही भीतर जाएंगे उसके ऑफिस की तरफ, तो बड़े बड़े बोर्ड टंगे हुए हैं, घड़ी शोरूम में करने वालों की सूची, वहाँ के संभवतः हिस्ट्री शीटर्स वो हैं, लेकिन स्पेसिफिक है, उन्होंने कहा कि आप राजमहल थाने जाएं, वहाँ पर ये गैंग लिस्टेड है जो ज्वेलर्स शॉप में इस तरह से उसके गैस कटर का इस्तेमाल करके और उसमें चोरी की वारदात करता है। टीम पूरी राजमहल पहुंच गई, वहाँ उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने 3-4 नाम बताए। उन्होंने कहा यहाँ जो सबसे बड़ा इसका अपराधी है वो राजू शेख है, राजू शेख ही इन सब का गैंग लीडर है, और वही देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की वारदातों में वांटेड है। लेकिन हम लोग उस जगह पर दबिश देने नहीं जा सकते हैं। वो उसका जो मोहल्ला है वो हिंसिक टोला और अमानत दियरा, ये 2 मोहल्ले हैं जो आप ये कह सकते हैं कि झोपड़ियों में बसे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग, जैसे स्लम बम्बई के हैं, जैसे स्लम दिल्ली के हैं, उस तरह से एक नदी है जिसमें उस पार पश्चिम बंगाल है, इस पार झारखंड है,
और पश्चिम बंगाल के बीच भीतर से अगर आप करीब 70 किलोमीटर जाएंगे तो बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ेगा। ऐसे तिकोनी जगह पर वो बसा हुआ है। उनसे कहा गया कि आप मदद करें, आप हमारे साथ चलें, हम फ़ोटो वहाँ दिखाएंगे। उन्होंने कहा वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ जब जब पुलिस फोर्स जाती है उस पर आक्रमण होता है और पुलिस कभी वहाँ तलाशी ले नहीं पाती है। ये स्थानीय थाने के अधिकारी ने बताया, जो बहुत ही गंभीर बात थी। फिर जो यहाँ से अधिकारी गए थे उन्होंने कहा साहब ठीक है, आपके संपर्क में वहाँ के जो लोग हों आप उन्हीं को बुला दीजिए, हम उनके सहारे हम खुद ही इसमें बातचीत। बोले हाँ ये कर सकता हूँ मैं, आप उनसे अलग से बात कर लीजिए। खैर वहाँ के 2 लोगों को बुलाया गया, उनसे बहुत डिटेल में बातचीत की, फ़ोटो दिखाई गई और एक को फ़ोटो देख के उन्होंने पहचाना कि ये फलां है। ये अकबर शेख नाम का आदमी है जो कानपुर में, जो परिवार सहित कानपुर में रहता है, यहीं का रहने वाला है और कानपुर के केस में भी वांटेड है। इस बात को जब कानपुर के उस रिकॉर्ड से टैली किया गया तो वो बिल्कुल ठीक निकला। कानपुर से वो वांटेड था, जो जिसका नाम उन्होंने बताया था। उसका नाम था कानपुर वाले का साहिब शेख। साहिब शेख ये उसका नाम था जिसको उन्होंने पहचान के बताया कि साहब ये वहाँ कानपुर में रहता था। बड़ी लीड थी और फिर हम कोशिश ये की गई वहाँ से कि इन लोगों के मोबाइल नंबर मिल जाएं। वहाँ ये बताया गया साहब ये हर वारदात के लिए अलग मोबाइल नंबर, अलग सेट का इस्तेमाल करते हैं और वारदात करने के तुरंत बाद उसे रास्ते में किसी नदी या बड़े तालाब में फेंक देते हैं ताकि उसकी रिकवरी न हो सके। बहरहाल जो भी वहाँ नंबर मिले वो नंबर इनके हासिल किए गए, पुराने नए नंबर, और 2 दिन तक वहाँ कोशिश की गई कि इसके नंबर मिल जाएं। करीब करीब वो टीम वहाँ पर 10 दिन कैंप करने के बाद इन लोगों ने फिर स्थानीय पुलिस से थोड़ी बहुत बात करके, कुछ जो व्यक्तिगत लोग वहाँ मिले, पर्सनल लोग वहाँ मिले, कुछ समाज सेवक इनके साथ लेके वहाँ, जो वहाँ उन गलियों में या उस मोहल्ले में जाते आते थे, वहाँ पर रेड की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक भी सूत सामान या एक भी ग्राम जो जेवर था वो वहाँ से बरामद नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता लग गया था यूपी पुलिस थाने पर आई है तो वो किसकी तलाश में आई होगी, सबकी जानकारी में हो गया। सब छोड़ के वहाँ से भाग गए, सारे लोग वापस आ गए। साहिब शेख के बारे में जानकारी की गई तो ये पता लगा कि कानपुर में जो 8 करोड़ की चोरी हुई थी ज्वेलरी शॉप में, ये उसमें वांटेड था और इसमें 10,000 रुपये का इनाम आज की तारीख में यानी 2013 में उस तारीख तक 10,000 रुपये का वो इनामी था, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाने लगे और उसके कोशिश की जाने लगी कि अगर वो मिल जाएगा तो पूरे गैंग का पता लग जाएगा। और फिर जो कुछ नंबर हम लोग ले आए थे उससे धीरे धीरे कहानी थोड़ी थोड़ी खुलने लगी। कहानी जब पूरी खुल के सामने आई तो उससे ये पता लगा कि घटना से करीब 15 दिन पहले 2 लोग जो थाना राजमहल के थे वहाँ से इलाहाबाद आए और इलाहाबाद से वो यहाँ रैकी करने के लिए आए। उन दोनों लोगों को रात में वहाँ एक छोटे से होटल में रुके, रात में वहाँ से निकलते थे और पूरे शहर की रैकी करते थे, कभी रिक्शे पर, कभी पैदल। इत्तेफाक से उस दिन रात किसी बात की चेकिंग लगी हुई थी और ये 1 बजे के आसपास पैदल कहीं से आ रहे थे। पुलिस की जो मोबाइल दोपहिया वाहन की जो गश्त होती है, इन लोगों की आवाज़ सुनते ही उन्होंने ट्रक के पीछे छिपने का प्रयास किया। दोनों सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, उन्हें थाने पर ले गए और थाने पर उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि साहब हम लेबर हैं, यहाँ नौकरी उसके कबाड़ की तलाश में आए हैं। कबाड़ का अगर यहाँ कोई बड़ा डीलर होगा तो उससे हम बात कर लेंगे, हम कबाड़ को सेंट्रली इलाहाबाद में यहाँ से ले जाएंगे, कुछ प्रॉफिट उसका मिल जाएगा जो हमारे काम आएगा। पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा गहराई से पूछताछ भी नहीं की। देखने में वैसे सीधे साधे तो नहीं, लेकिन लेबर जैसे वो लगते ही थे। तो उनको 109 में चालान किया, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया, तुरंत ज़मानत हो गई। ज़मानत से छूटते ही वो सीधे झारखंड अपने ज़िले साहेबगंज पहुँचे और राजू शेख को पूरी बात बताई। उस समय तक वो रैकी कर चुके थे कि शहर से बिल्कुल बाहर, जहाँ शहर के लिए अप्रोच करते हैं वहीं पर
बहुत ज़्यादा बस्ती नहीं, मेन रोड पर एक ये गीतांजलि ज्वेलर है, जिसको आगे पीछे से हम लोगों ने देख लिया है। एक गार्ड वहाँ पर बाहर कुर्सी लगाकर जो मेन शटर है उसके शोरूम का, वहाँ बैठा रहता है। लेकिन उसके बगल से यानी दाहिने हाथ की तरफ से भीतर की तरफ एक छोटी सी गली गई है, वहाँ से अगर जाया जाए और वहीं गाड़ी लगा के पाइप को पीछे ले चलें हम लोग, तो आराम से ताले को, अच्छा ताला काटने का जो कटर होता था उसका हत्था बहुत लंबा था। आप ये समझें कि करीब करीब 1-1.5 मीटर का वो उसका हत्था, उसका जिस पे प्रेशर डाल के ताले को काटा जाता है वो था। और उसका जिस कैंची से उसको काटा जाता था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा था। यानी जितना लंबा हत्था होगा उतना कम बल लगाने पर वो उसको काट देगा। वो सरिया काटने के काम या सरिया से थोड़े बड़े लोहे के छड़ काटने के काम आता है। वो स्थानीय ये लोग क्रय करते हैं। पाइप उसकी अपने साथ ले आते हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर वो अपने साथ लाते हैं। दूसरी जो गैस है वो लोकल कहीं पर ख़रीद लेते हैं, एसिटिलीन या कौन सी गैस होती है, 2 गैस के सिलेंडर इसमें लगते हैं। और उनका जो उनको दोनों को मिला के फ्लेम वाली जो उसका नोज़ल होता है वो अपने साथ गाड़ी में रख के ले आते हैं। तो ये दोनों रैकी करने वाले ये दोनों ही पहुंच गए और राजू शेख को पूरी बात बताई। ये भी बताया कि हमें पुलिस ने बंद किया था, ये भी बताया कि हम 24 घंटे हवालात में रहने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए गए। फिर भी राजू शेख ने कहा कि नहीं, एक बार अगर टारगेट चूज़ कर लिया गया है तो हम वहाँ पर चलेंगे ज़रूर। और ये अपने हिसाब से आए वहाँ पर और 21 मई की दोपहर में यहाँ पहुँच गए। टेवेरा गाड़ी इन्होंने किराए पर ले रखी थी। पहले ये इलाहाबाद में गए। इलाहाबाद में इनका जो अकबर शेख इनके गैंग का ही आदमी है, इलाहाबाद में अटाला के पास एक वहाँ भी स्लम है जिसमें लोग रहते हैं, उसमें उसने एक छोटा सा अपना मकान सा बना रखा है, उसमें वो रहता है। और लोकल वहाँ पे जो स्लम है उसका वो छोटा मोटा नेता भी है। जब कभी इलेक्शन विलेक्शन आते हैं तब उसकी चांदी हो जाती है। तो उसके यहाँ रुके 2 दिन। वहाँ से ट्रेवेरा गाड़ी उसी से कह के अरेंज कराई और रायबरेली आ गए। होटल में ये दिन भर रुके। रात में 12 बजे से थोड़ा पहले एक आदमी को पैदल वहाँ से भेज के ये दिखवा लिया कि वहाँ पर कोई पुलिस की एक्स्ट्रा पिकेट या कोई घटना तो नहीं हुई है कि पुलिस का मूवमेंट ज़्यादा हो। उसने आके सब चीज़ें चेक कर लीं और वहीं से सिग्नल किया उनको। उनके पास जो मोबाइल था उससे उन्होंने सिग्नल किया कि अब आप आ जाइए। और वो आदमी जो उसका काम करता है वहाँ पर गार्ड का, उसके पास एक नाली बंदूक भी है। वो बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ है और सो रहा है। सामने वाली जो स्ट्रीट लाइट है वो बुझी हुई है। इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। अपनी टेवेरा गाड़ी से आए। टेवेरा गाड़ी को बैक करके, कि टेवेरा गाड़ी जब वो बैक कर रहे तो ज़रूर वो गार्ड उठा था और इनके पास तक आया था। तो इन लोगों ने कहा कि साहब बहुत दूर से आ रहे हैं, हम थक गए हैं, आप यहाँ चूँकि बंदूक लेके बैठे हुए हैं तो यहाँ अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करेंगे, हम थोड़ा भीतर की तरफ गाड़ी लगा के हम लोग गाड़ी में सोएंगे। और उन्होंने ड्राइवर की आंख से ओझल गाड़ी को थोड़ा भीतर कर दिया और वहीं से अपना काम शुरू कर दिया। और वो गार्ड वहाँ पर या तो सोता रहा या इनकी एक्टिविटी को देख नहीं पाया। पूरा दोनों सिलेंडर के दोनों तार, वो दोनों पाइप निकाल के, बहुत लंबा पाइप रहा होगा, कम से कम 100 मीटर का रहा होगा, 50 मीटर से ज़्यादा का रहा होगा। ऊपर गए हैं। ऊपर जो साइड का शटर होता है उसके दोनों ताले, जो आने जाने का रास्ता होता है वो 2 तरफ से खुलता था, उसके दोनों ताले को उन्होंने उसी कटर से, बड़े लोहे जो छोड़ दिया था घटना के बाद, उससे काट लिया। काटने के बाद ये भीतर घुसे। भीतर घुसते ही इन्होंने सीसीटीवी कैमरों पे कपड़े फेंक दिए ताकि वो बंद हो जाएं। उसके बाद उसके कनेक्शन को काट दिया। फिर ये दोनों गैस का दोनों जो पाइप होते हैं उसको भीतर ले गए और आराम से उसको काटना शुरू किया। और बकौल इनके जब ये पकड़े गए करीब 1 घंटे लगा और इन्होंने दोनों तिजोरियों को काट लिया। बहुत मोटी प्लेट, मैं बता नहीं सकता, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कितनी मोटी रही होंगी। लोहे की बहुत मोटी प्लेट थी, लेकिन उनको उसी फ्लेम कटर से उन्होंने काट दिया। काटने के बाद इत्मीनान से बैग में और जो कुछ कपड़े वहाँ पे मिले उसमें पूरे जेवरात, सबके ऊपर का जो हिस्सा है डिब्बे का वो सब वहीं फेंक दिया और उसे वहाँ कपड़े में भर के ये लोग चले आए। टेवेरा से वो सीधे यहाँ से बाई रोड ही झारखंड निकल गए।
झारखंड के बाद अपने गांव चले गए। अच्छा, वहाँ ये भी बताया पुलिस वालों ने कि हर आदमी का हिस्सा फिक्स है, जो गाड़ी ड्राइव करके ले जाएगा उसका कितना हिस्सा है वो फिक्स है, और जो इसका लीडर होगा उसका कितना हिस्सा होगा, जो गैस से काटेगा उसका कितना हिस्सा होगा, जो बाहर पहरा देगा उसका कितना हिस्सा होगा, जो सामान इकट्ठा किया जाएगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट तो वहाँ होगा, लेकिन अगर कोई आदमी मौके पे पकड़ा जाए तो ऐसा ना हो किसी एक आदमी के पास से सब रिकवरी हो जाए। तो वो बैग उन्होंने बना रखे थे, हाथ से ही सबको लगभग बराबर बराबर सब पे रख देते थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा होता था कि इसमें से, और इस मामले में लोकल थाने का कहता था कि कोई, लोकल थाने के अधिकारियों का कहना था कि कोई बेईमानी नहीं होती। हमें कभी इस तरह की शिकायत नहीं मिली कि हिस्सा बांटने में इन लोगों में आपस में कोई झगड़ा हुआ हो। खैर वहाँ गए। अच्छा, चूँकि वो नदी के किनारे का क्षेत्र था, बिल्कुल स्लम एरिया था, तो किसी झोपड़ी में कहाँ पे छिपा के रखा गया है, किसी भी रेड के समय वो बरामद नहीं होता था। 2, 4, 6, 10 दिन पुलिस का मूवमेंट देखने के बाद वो पूरा सामान लेके बैठ के तय होता था, बेचा जाएगा तो उसमें कितना हिस्सा किसको देना है। वो वहाँ से सीधे क्रॉस करके उधर वेस्ट बंगाल में चले जाते थे, वहाँ किसी मार्केट में ये इसको बेचा करते थे। जिसको एक बार बेच देते थे उसको दोबारा बेचने कभी नहीं जाते थे। वहाँ से बेच के और फिर उसका जो भी पैसा मिलता था उसको उसी हिसाब से बांट के फिर अगले काम पे ये चल देते थे। 1 महीने हो गए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद जो नंबर वहाँ से ले आए थे, उन सारे नंबर्स के, उन मोबाइल पे कितने और नंबर चले हैं, उन पे कितने नंबर चले हैं, कितने नए नंबर उसमें जुड़ते गए हैं। अचानक एक दिन फिर उन नंबर्स को और उसको इत्मीनान से 4 आदमियों को लगा के सर्विलांस सेल रायबरेली का, एसपी रायबरेली के रेजिडेंस में ही एक पोर्शन में अलग से बनाया गया है, छोटा सा। उसमें सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स रखे गए हैं और उसमें वॉइस लॉगर्स, उस समय वॉइस लॉगर पे ही रिकॉर्डिंग ज़्यादा होती थी। 5 के आसपास उस समय वॉइस लॉगर थे जो एसपी रेजिडेंस के सर्विलांस सेल में रखे हुए थे। उन पे इत्मीनान से बैठ के उनको सुनना और फिर उसको एनालाइज करना। अचानक उसमें से 3 फ़ोन एक्टिवेट हुए, जिन नंबर्स को हम ले आए थे, जिनसे बहुत ढेर सारे, करीब 225 नंबर उस समय निकाल के लगाए गए थे, ज़्यादातर बंद थे। 3 नंबर चलना शुरू हुए और 24 घंटे के भीतर इन तीनों की लोकेशन राजमहल से चल के और यहाँ आ गई, इलाहाबाद आ गई। ये हुआ कि ज़रूर ये किसी न किसी काम के लिए यहाँ से चले हैं। इसी बीच में सीओ राजमहल को बताया गया कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो वहाँ से निकले हैं, क्योंकि कुछ लोकेशन उनकी इलाहाबाद आ रही है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से, उनको नंबर दिया गया, लोकेशन दिया गया, सब चीज़ें दी गई। अगले दिन उन्होंने बताया कि साहब एक गाड़ी और एक ड्राइवर हमने भी चेकिंग में पकड़ लिया है। ये 2 गाड़ियों से जा रहे थे, एक गाड़ी से आगे निकल गए जो सफ़ेद रंग की सफारी गाड़ी थी, और दूसरी गाड़ी हमारी पकड़ में आई, ड्राइवर भी पकड़ में आ गया। और उसने बताया कि कौन कौन लोग उसकी गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में कौन लोग थे ये नहीं पता, लेकिन ये पता कि उसी गाड़ी में जिससे ये लोग गए हैं उसमें वही गैस कटर का सामान उसी में लदा हुआ है। सूचना गंभीर थी, सूचना बड़ी थी। जो सीओ साहब राजमहल के थे उन्होंने पूरी डिटेल जितनी उससे पूछताछ हुई है बताई, तो सारी टीम इलाहाबाद की तरफ भागी। इलाहाबाद जब वो तीनों फ़ोन पहुंच गए उसके बाद बंद हो गए। वहाँ से फिर जब ये एक दिन शब-ए-रात का दिन था, शब-ए-रात का दिन, उसमें एक फ़ोन फिर शुरू हुआ और ये बताया कि साहब यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी है, आप लोग अगर इसी तरफ आ जाएं तो हमने टारगेट लोकेट कर लिया है। अब हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम टारगेट पर उस जगह तुरंत पहुंच जाएं और पहुंच के ये जहां कहीं हो उनको पकड़ लें। ये भी डर लग रहा था कि हम सुनते रहें इसी बीच में कोई शोरूम और खाली हो जाए, तो ये इथिकली करेक्ट नहीं होगा कि हमारे जानते हुए भी कि लोग यहाँ आए हैं, उसी गैंग के आए हैं, और किसी शोरूम में फिर चोरी हो जाए। तो बहुत तमाम विचार विमर्श के बाद ये सोचा गया कि जो लोकेशन इनकी आ रही है उसके आसपास के जो भी ज्वेलरी शॉप हैं उनको सूचना दे दी जाए कि अपने अपने ज्वेलरी शॉप पर वो सावधानी रखें, हो सकता है आज वहाँ पर इस तरह की कोई घटना हो। फिर राजपूत ज्वेलर्स इन्होंने बातचीत में नाम लिया। ये बात है करीबन रात में 11 बजे की। एसएसपी इलाहाबाद को तुरंत बताया गया कि साहब राजपूत ज्वेलर्स के आसपास देखिए, अगर कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है तो कम से कम वहाँ पर किसी तरह की चोरी न हो पाए। उन्होंने अपने लोकल थानाध्यक्ष को बताया होगा
और फिर वो वहाँ चक्कर लगाता रहा। इनको भी कुछ आइडिया हो गया कि हाँ किसी वजह से, क्योंकि रात भर शवेरात में भीड़ चलती रहती है और बहुत से लोग सड़क पर होते हैं, अपने अपने जो जो उनके शुभचिंतक या उनके पुराने बुज़ुर्ग, उनकी कब्र तक जाना और फिर वहाँ से लौट कर आना, तो पूरी रात ये काम चलता है। तो उसी भीड़ में किसी को पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। दूसरा कोई दिन होता तो हो सकता है ये उसी दिन पकड़ जाते, लेकिन भीड़ में वो गुम हो गए और राजपूत ज्वेलर्स की वो चोरी बच गई। बड़ा शोरूम था उनका, फर्स्ट फ्लोर पे था और बातचीत से ये लग रहा था कि वो उसको जो बाथरूम की तरफ वाला इलाका है उधर बुला रहा था। अचानक फ़ोन बंद होने के पहले वो बुला रहा था। फिर हम लोग भी वहाँ पहुँच गए, चूँकि एक टीम वहाँ थी मौजूद पहले से, तो हमारी टीम भी पहुँच गई। तो उन्होंने ये देख लिया कि बाथरूम के ऊपर जो विंडो लगी होती है, जो रोशनदान टाइप का होता है, उसमें भीतर जाना बहुत आसान था। ये संभवतः रेकी के समय इन्होंने देख लिया था कि उससे भीतर जाएंगे, बाथरूम का वो दरवाज़ा खुला हुआ मिलेगा, उससे ऊपर फर्स्ट वाले फ्लोर पर हम पहुंच जाएंगे सीढ़ियों से, और वहाँ फिर कोई नहीं होता, ना वहाँ कोई गार्ड होता है, क्योंकि मेन मार्केट का नीचे से शटर में ताला बंद किया जाता है। उसी से आराम से गैस कटर से काट के और फिर हम वापस चले आते। खैर वो बच गई। इसके बाद फिर नंबर धीरे 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 हम लोग चेज़ करते रहे। इसी बीच में उसको भी पकड़ लिया गया जो वहाँ था साहिब शेख, जो वहाँ वांटेड था कानपुर में। साहिब शेख से उसी नंबरों के सारे वहाँ तक पहुँच गए। उस पर 10,000 का इनाम था और वो वांटेड भी था वहाँ 8 करोड़ रुपए की उस चोरी में जो शोरूम में हुई थी 2010 में। साहिब शेख से उसने से जब सख्ती से पूछा गया तो उसने पूरी बात बता दी कि हाँ साहब वो लोग आए हुए हैं और आज ही वो यहाँ से निकले हैं। आज पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, रात में इन लोगों ने कहा कि साहब हमें अर्जेंट लखनऊ जाना है और यहाँ कुछ गड़बड़ है या हमें यहाँ कुछ शक हो रहा है, तो वहाँ से वो भागे हैं, ये लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, उनके पास फला फला गाड़ी होनी चाहिए। उसी पर फिर टीम ने उनको लखनऊ के रास्ते पर इंटरसेप्ट किया। तो 7 लोग उस गाड़ी में, मैं सारे साजो सामान के, जो गैस कटर के लिए, जो गैस बेस्ड कटर के लिए जो ज़रूरी होते हैं, वो सब मिल गए। फिर उनको पकड़ने के बाद उनमें से जो लोग इस चोरी में थे गीतांजलि के, उनसे फिर जाकर रिकवरी की थी और काफ़ी 4 करोड़ में से काफ़ी सामान रिकवर हो गया था। जो रिकवर किया गया सामान, उसमें 46 अदद हीरे जड़े हुए जो हीरे थे, 46 अदद हीरे थे गीतांजलि शोरूम के, वो मिले। 200 ग्राम सोने का बिस्कुट, जो सोने के जितने आइटम थे उनको गला के और उसको बिस्कुट का शेप दे दिया गया था। कुछ अंगूठियाँ थीं, लॉकेट थे और इन सब चीज़ों के साथ इन इतनी चीज़ों की वहाँ रिकवरी हो गई। फिर इनसे जब बहुत लंबी पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि साहब ये इनके वारंट कहाँ कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने इस तरह की चोरी की है। वो बहुत चौंकाने वाला है। इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और इन सब जगहों पर बड़े बड़े शोरूम में, सारे ज्वेलरी के शोरूम थे, गहनों के शोरूम थे, वहाँ इन लोगों ने इस तरह की चोरियाँ की थी। जब ये वहाँ से चले थे राजमहल से, अपने घर से, और जब इनकी लोकेशन आई थी इलाहाबाद, तो ये बर्धमान होते हुए आए थे। बर्धमान में ये एक रात रुके थे, उसके बाद ये इलाहाबाद की तरफ आए थे, वेस्ट बंगाल का बर्धमान। तो वहाँ के एसपी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रात में उनके यहाँ एक चोरी हुई है, एक शोरूम में जो ज्वेलरी शॉप था उसमें चोरी हुई है। तो इनके पकड़ने के बाद लखनऊ, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के कई शोरूम की चोरियां खुली। जहां जहां के सीसीटीवी फुटेज स्थानीय पुलिस के पास मौजूद थे, उनसे इनको मैच कराया गया। उन सारे मुकदमों में ये फिर जेल गए, अलग अलग राज्यों के। उस समय 7 राज्यों की चोरियां इन्होंने बताई थी, जिनको टीम भेज भेज के सत्यापित कराया गया, सीसीटीवी फुटेज से मैच कराया गया। तो ये पता लगा कि इस तरह की, कहने का मतलब ये है कि चोरी तो चोरी ही है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन इतना बड़ा गैंग इन्वॉल्व होगा। एक पर्टिकुलर इलाके से 2 ही थाना क्षेत्र साहेबगंज ज़िले के हैं जो इससे अफेक्टेड हैं, जहाँ से ये लोग चलते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चलना, और आप समझें कि बिल्कुल वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से बाई रोड चलना, कर्नाटक पहुंच के वहाँ चोरी कर लेना, दिल्ली पहुंच के वहाँ चोरी कर लेना, लखनऊ पहुंच के वहाँ चोरी कर लेना। आलमबाग में भी, लखनऊ के की घटना के पहले आलमबाग में भी
ये चोरी हुई थी, वहाँ मौके पर 5 लोग पकड़े गए थे। गाँव उसके मोहल्ले वालों ने घेर के उन्हें दौड़ा के पकड़ लिया था, लेकिन वो कभी उसके बाद पेशी पर लौट के नहीं आए थे। उनके खिलाफ तमाम वारंट, इनके वकील हर ज़िले में हैं। जैसे ही ये पकड़े जाते हैं फ़ौरन इनके वकील जो है ज़मानत अर्जी डाल देते हैं। बहुत बहुत पैसा देते हैं अपने वकीलों को, और वकील नहीं चाहते हैं कि उनका ये क्लाइंट किसी दूसरे वकील के पास जाए। हर ज़िले में इस गैंग के वकील हैं और बड़े वकीलों को ये करते हैं। बहुत दिन तक ये जेल में नहीं रहे। इस केस में भी जो रायबरेली जेल में भेजे गए थे, मुझे ये बाद में बताया गया कि करीब 9-10 महीने रहने के बाद इनको ज़मानत मिल गई। बाकी के केसेस का क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता, या वहाँ से ये अगले और दूसरे ज़िलों की जेल में ट्रांसफ़र हुए थे कि नहीं हुए थे, लेकिन ये वहाँ के मामले में इतने स्पष्ट। और फिर जब पकड़े गए, इनके मोबाइल नंबर का पता लगा, तो मोबाइल नंबर की लोकेशन भी वहाँ मिली, और वो किस रास्ते से गए थे वो पूरी लोकेशन मिलती गई। कितने दिन वो राजमहल के अपने गांव में रहे, फिर वो कब वापस आए, सब चीज़ें पता लग गई। हालांकि मोबाइल नंबर और सेट उसके ये लोग बदलते रहे, लेकिन इस एक्सचेंज में नए मोबाइल नए सेट का पता लगता रहा, और इनकी लोकेशन के बारे में हमें ऑथेंटिक जानकारी मिलती रही। तो कहने का आशय ये कि स्थानीय एक आदमी कोई, जिन्हें ये रहने वाले झारखंड के हैं, बंगाली स्पीकिंग हैं। पहली बार जब फोर्स वहाँ गई थी दबिश देने, तो एक तो भाषा की बड़ी भारी समस्या थी। ये सब बंगाली स्पीकिंग है। इनको भी लोग वो बांग्लादेशी कह के बताते हैं, और ऐसे बांग्लादेशी लोगों की हर ज़िले में छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं। ये इनको पता है कि हमारा कौन सा आदमी किस ज़िले में कहाँ रहता है। ये सीधे उसके यहाँ जाते हैं, 1-2 दिन उसके यहाँ रुकते हैं, उसे भरपूर पैसा देते हैं। वो भी वेट करते हैं कि कभी ये लोग आएँ अपना काम करने, तो अपने यहाँ रुका के इनका हम आदर सत्कार करें, और वहाँ से फिर उन्हीं के माध्यम से गाड़ी करवाते हैं, और गाड़ी से फिर अपना लोकल काम करके गाड़ी को छोड़ देते हैं। गाड़ी वाला, टवेरा वाला पकड़ा भी गया। उसने बताया कि साहब हम कहाँ कहाँ इनको ले गए थे, पूरी बात बताई। घटना वाले दिन से फिर सीधे ये वहाँ पे ले गए। लालच उसने ये बताई कि साहब मेरी लालच, जहाँ हमको 100 रुपये मिलने थे, वहाँ ये 500 रुपये या कभी कभी 800 रुपये देते थे। रास्ते भर का खर्चा देते थे। हम मालिक को हम उतना ही, हम तो किलोमीटर के हिसाब से मालिक को दे देते थे, बाकी पैसा मेरा हो जाता था। इसलिए हम लोगों ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। तो इसमें यही सीख लेने की ज़रूरत है कि ये अगर इस तरह की घटना कहीं होती है तो ज़रूर उनके मूवमेंट को चेक किया जाए। उनके अगर सीसीटीवी उपलब्ध है तो उनको चेक किया जाए, और साहेबगंज के ये जो 2 थाना क्षेत्र हैं, इनसे तत्काल किसी कांस्टेबल को या सब इंस्पेक्टर को भेज के वहाँ के लोगों के मूवमेंट को चेक करेंगे, ज़रूर इस अपराध को खोलने में सहायता मिलेगी। या फिर आप अपने यहाँ इसका ध्यान रखें कि इस तरह की जब चेकिंग हो तो उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर और पाइप अगर मिलता है तो उन्हें ज़रूर बिठा लें, और अगर भाषा उनकी अलग है तो उनके साथ उनको बिठा के बहुत ही डिटेल जांच पड़ताल जब आप करेंगे तो इनकी ओरिजिन वहीं की मिलेगी जहां का मैंने जिक्र किया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।